हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। जिसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी कक्षा 7वीं की भाषा भारती हिंदी की ये बुक है बच्चों, पाठ्य पुस्तक है। इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 5 मध्य प्रदेश का वैभव। पार्ट 4 तक मैंने आपके सारे प्रश्न उत्तर सभी चीज़ें कंप्लीट करा दिया है। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 5 देखेंगे और इसके सारे प्रश्न उत्तर अभ्यास प्रश्न पूरे हम इसमें हल करेंगे। जो जो चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई है सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। आपके काम की सारी चीज़ें इस चैनल पर मिलेगी। अभी जो आपकी एड ग्रेड वर्कबुक आएगी उसकी वीडियो भी इसी चैनल पर आपको मिलेगी, तो उसके लिए भी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं और इसमें जो पार्ट है मैं पार्ट पढ़कर आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि पार्ट पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। पार्ट को आपको पढ़ना है और बच्चों अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि पार्ट पढ़ने से काफ़ी सारे प्रश्न उत्तर इसके आपके लिए कंप्लीट होंगे और आपको बहुत सारे शब्दों को पढ़ने में आसानी होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा पार्ट पढ़ने से। इसलिए पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं, आइए नीचे शब्दों के अर्थ लिखना है, आपको शब्दार्थ लिखने के लिए बोला है। तो इसमें हम शब्दार्थ देखते हैं कैसे लिखना है और क्या क्या चीज़ें इसमें आपके लिए दिया गया है। तो जैसे लिखा है दर्शनीय, तो दर्शनीय मतलब होता है देखने योग्य। वैभव मतलब ऐश्वर्य। मनोहरी यानी मन को हरने वाला। पुरा वैभव यानी पुराना गौरव। प्रतीक चिन्ह मतलब होता है कोई चिन्ह। प्रतीक यानी कोई चिन्ह। सृजन मतलब निर्माण करना। मनोरम यानी मन को रमाने वाला। पाषाण यानी पत्थर। सैलानी यानी पर्यटक। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक। प्रस्तर यानी पत्थर और मोक्षदायिनी यानी मोक्ष प्रदान करने वाली। तो इस प्रकार से इन शब्दार्थों को हम लिखेंगे। और भी यहाँ कुछ शब्दार्थ हैं, उनको भी हम देखते हैं। जैसे अलंकृत मतलब सजाया हुआ। प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता। शैलाश्रय मतलब पत्थरों का घर। समाधि यानी स्मारक स्थल। जिजीविषा यानी जीने की इच्छा। भव्यता मतलब विशालता। निसर्ग यानी प्रकृति। नक्काशी मतलब पत्थर पर की गई सुंदर खुदाई। उक्ति यानी कही गई बात। और साल भंजिका मतलब प्राचीन भारतीय कला में एक विशेष मुद्रा में खड़ी स्त्री की प्रतिमा जो है उसे साल भंजिका हम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके शब्दार्थ थे, इनके अर्थ आपको ऐसे लिखना है पुस्तक में। इसके बाद हम अभ्यास में देखेंगे बच्चों बोध प्रश्न। और बोध प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न यहाँ पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसमें क से लेकर छ तक पूरे प्रश्न हैं। इनके लिखित उत्तर मैं आपको दिखाता हूँ, वहीं पे हम इनके प्रश्न भी पढ़ेंगे और उत्तर भी मैं आपके लिए यहाँ लेकर के आया हूँ। तो सरल शब्दों में और थोड़े इनको सॉर्ट करके और अच्छे से मैं यहाँ पर लिख करके लाया हूँ। तो इसको आप अपनी पुस्तक में कॉपी में नोट कर सकते हैं बच्चों, और याद भी इसे कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ पूछा था, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा गया है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के एक बड़े भूभाग से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के कई छोटे बड़े शहर इसके किनारे बसे हैं। यह नदी मध्य प्रदेश की धरती को अपने जीवनदायक जल से अभिसिंचित करती है, इसीलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा गया है। इस प्रकार से हम क नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखेंगे बच्चों। ख नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा है, पचमढ़ी में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, धूपगढ़, चौरागढ़, महादेव मंदिर एवं सूर्योदय सूर्यास्त के अनुपम दृश्य इत्यादि हैं। और यहाँ पर स्थित 5 गुफा पौराणिक महत्व रखती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न ख के उत्तर में लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है अपनी कॉपी में। और अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इतिहास में क्यों अमर हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमता, विवेकपूर्ण निर्णय और प्रजापालन आदि के लिए इतिहास में अमर हैं। इस प्रकार से हम ग नंबर के उत्तर में लिखेंगे। आगे देखेंगे बच्चों, अगला प्रश्न पूछा है, अवंतिका का वर्तमान नाम क्या है तथा यह क्यों प्रसिद्ध है। तो इसके उत्तर में लिखना है, अवंतिका का वर्तमान नाम उज्जैन है और यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल का मंदिर के लिए और सांदीपनी आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य लोकनाट्य कौन कौन से हैं। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य राई, सैरी, बधावा, ढिमरहाई इत्यादि हैं तथा ढोला मारू, माच और स्वांग
यहाँ इत्यादि यहाँ के प्रमुख लोक नाट्य हैं, है ना। मतलब लोक नृत्य क्या है, तो यहाँ दोनों अलग अलग लोक नृत्य है बच्चों, राई, सहरी, बधावा, ढिमरहाई, है ना, ये क्या है, लोक नृत्य है। और ढोला मारू, माच और स्वांग, ये क्या है, लोक नाट्य है ना। तो याद रखिएगा, लोक नृत्य अलग है, लोक नाट्य अलग होता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हमें ऐसे लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा है मध्य प्रदेश की मुख्य बोलियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें हम लिखेंगे मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से हिंदी बोली जाती है, और इसके अलावा बुंदेली, मालवी, भीली, बघेली और निमाड़ी यहाँ की प्रमुख बोलियां हैं। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए पूछा है बच्चों कि मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है और पेपर में भी कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसके उत्तर में लिखना, मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों व मान्यताओं के लोग परस्पर भाईचारे और सद्भाव से निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र का गणेश उत्सव, बंगाल की दुर्गा पूजा तथा उत्तर भारत की विजयादशमी और दीपावली के साथ साथ होली, ईद, क्रिसमस जैसे त्यौहार भी उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं। इसी कारण मध्य प्रदेश को लघु भारत कहा गया है ना। तो इस प्रकार से इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और इसके आगे भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ दिया गया है, तो उसको भी हम देखेंगे कि कैसे आपको उनके उत्तर लिखना है ना। खालिस्तान भी है। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं लेकर के आता हूँ, जिसमें आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं, है ना। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिले और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें बच्चों। और दोस्तों आपके अभी एड ग्रेड की वर्कबुक आएगी, उसकी भी वर्कबुक की वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलेगी। हमेशा नई नई वर्कबुक की वीडियो मिलेगी और अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी, तो चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें है खालिस्तान भरो, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। देखते हैं का नंबर में लिखा है, मैहर में माँ शारदा का मंदिर है। खालिस्तान में लिखेंगे माँ शारदा। कवि केशव की प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका है। झाबुआ का भाभरा ग्राम चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली है और प्राचीनतम स्तूपों के लिए सांची विख्यात है। रीवा में स्थित चचाई जलप्रपात दर्शनीय है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 2 के उत्तर में लिखेंगे और ऐसे इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, और तीसरे प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखित विकल्प वाले प्रश्नों के सही उत्तर छांटकर आपको लिखना है। विकल्प वाले प्रश्न दिए हैं, इनके सही उत्तर इनमें से लिखेंगे। पूछा है, इंदौर शहर के रजवाड़ा में राजवाड़ा में राजभवन है, किसका है। तो लोक माता अहिल्याबाई का है। तो इसमें पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, बुंदेली के पितृपुरुष हैं, कौन है, भूषण है। तो इसमें तीसरा सही उत्तर होगा, है ना। अब हम आगे देखेंगे, आगे और क्या है। तो अगला प्रश्न यहाँ है ग नंबर का, भारत भवन स्थित है। तो भारत भवन भोपाल में स्थित है, और दतिया प्रसिद्ध है किसके लिए, पीताम्बरा पीठ के लिए, है ना। तो इस प्रकार से हमें ये सारी चीज़ें ऐसे लिखना है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, और चौथे प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है, निम्नलिखित दर्शनीय स्थलों और नगरों की सही जोड़ी आपको बनाना है। तो सबसे पहले लिखा है कामदगिरी। तो कामदगिरी क्या हो जाएगा बच्चों, कामदगिरी कहाँ है, तो ये चित्रकूट में है ना। तो कामदगिरी चित्रकूट हो जाएगा। इसके बाद उदयगिरी कहाँ है, तो उदयगिरी बच्चों विदिशा में है ना। इसके बाद मांडू, तो मांडू है बच्चों, मांडू का हो जाएगा मांडवगढ़। और हीरो की खान का हो जाएगा पन्ना, और बौद्ध स्तूप है सांची में। तो इस प्रकार से आपको ऐसे सही जोड़ी से बनाना है। मैंने यहाँ साइड में भी लिख दिया है कौन से का कौन सा आ रहा है, का खा गा गा। तो यहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं दोस्तों। और वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। काफ़ी मेहनत से आपके लिए टाइपिंग करके अच्छे से लिख के मैं वीडियो बना के लेकर के आता हूँ। अगर इसमें कोई गलती है तो क्षमा कीजिएगा, और बहुत अच्छे से मैं इसमें लिख रहा हूँ। कोई गलती होती है तो आप मुझे गलती भी बताइएगा कि ये गलती हुई है, मैं उसको फिर से सुधार करूँगा बच्चों, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप ही बताएंगे, और कौन बताएगा, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आगे देखते हैं भाषा अध्ययन। और भाषा अध्ययन में यहाँ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के 2 अर्थ लिखना है ना। जो शब्द लिखे हैं उनके 2 अर्थ लिखेंगे हम। जैसे पानी लिखा है, तो पानी मतलब होता है जल, और इसी को हम चमक भी बोलते हैं, है ना। ये अर्थ हो गया उसका आशय। जैसे अंक, तो अंक मतलब कोई एक संख्या भी हो जाती है, और अंक यानी गोद भी होता है। इसके बाद अमृत है, तो अमृत मतलब होता है सुधा, और अमृत यानी दूध भी होता है। अंबर मतलब आकाश होता है, और अंबर हम वस्त्र को भी बोलते हैं।
इसके बाद कनक, कनक मतलब सोना होता है और हम कनक धतूरा को भी बोलते हैं, है ना। और कर, कर मतलब हाथ, और कर यानी टैक्स भी होता है। तो ये क्या है, ये शब्द, इन्हीं शब्दों को हम बोलते हैं अनेकार्थी शब्द, यानी इसके दो अलग अनेक अर्थ हो गए, है ना, दो दो अर्थ हो गए। जैसे पानी, पानी मतलब जल भी हो गया, और पानी यानी चमक भी बोलते हैं हम, इज्जत। तो ये दो अर्थ हो गए। तो इस प्रकार से इसे आपको ऐसे लिखना है और कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा, और दूसरे प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो यहाँ जो जो शब्द दिए हैं इनके वाक्य प्रयोग करेंगे। मैं अभी अलग से इनका वाक्य प्रयोग किया हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। तो चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 2, है ना। वाक्य प्रयोग करना है आपको बच्चों। सबसे पहला शब्द लिखा है तोरण द्वार। तो तोरण द्वार लिखा है, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। तो इसका हो जाएगा वाक्य, यानी इससे एक वाक्य बनाना है हमको। तो लिखेंगे श्री राम के वनवास से वापस लौटने पर कई तोरण द्वार बनाए गए, है ना। तोरण द्वार मतलब हम तोरण लगा देते हैं, है ना। हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है तो पत्तों का, आम के पत्तों का तोरण बनाते हैं, है ना। हम 26 जनवरी में भी तोरण लगाते हैं। तो इस प्रकार से श्री राम जी वनवास से वापस लौटे तो तोरण द्वार बनाए गए थे। अगला है पाषाण कालीन, है ना। तो इसका बनाएंगे हम ख नंबर में कि हड़प्पा की खुदाई से कई पाषाण कालीन तथ्य उजागर हुए हैं। इस प्रकार से हम एक वाक्य बना देंगे। अगला है हृदय स्थली। तो इससे बना देंगे हृदय स्थली मध्य प्रदेश भारत की हृदय स्थली है ना, ये बन गया। फिर इसके बाद है जीवन रेखा। तो इससे हम बना देंगे कि गंगा नदी भारत की जीवन रेखा है। फिर अगला हो जाएगा भरत मिलाप लिखा है। तो इससे बनेगा रामलीला के दौरान भरत मिलाप की लीला देखकर दर्शकों की आंखें भर आई, है ना। तो ये सब आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। कॉपी में प्रस्तर प्रतिमा लिखा है। तो लिखेंगे पास के मंदिर में गणेश की एक भव्य प्रस्तर प्रतिमा स्थापित की गई। प्रस्तर प्रतिमा का मतलब होता है पत्थर की मूर्ति, है ना। प्रस्तर यानी पत्थर और प्रतिमा यानी मूर्ति। तो प्रस्तर प्रतिमा मतलब पत्थर की एक मूर्ति स्थापित की गई। तो ये प्रश्न 2 में आपको इस प्रकार से लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, और इसमें पूछा है शब्दों के अंत में ता, तम तथा कार प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाना है। तो ता जोड़ना है तो जैसे ता से समता, हीनता हो गया। अब तम जोड़ना है तो इससे सरलतम, कठिनतम हो गया। फिर कार जोड़ेंगे तो उपकार, सरकार, है ना। तो इस प्रकार से आपको इन शब्दों को ऐसे लिखना है। आप कॉपी में भी नोट कर देंगे, मैं यहाँ पर ऐसे नीचे लिखकर इसको बताया हूँ आपको। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे देखते हैं क्या चीज़ दी गई है आपके लिए इसमें। तो आगे इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं बच्चों। तो प्रश्न नंबर चौथा है, और चौथे प्रश्न में यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में लिखना है आपको, है ना। मतलब यहाँ शब्द इधर उधर लिखे गए हैं, उनको क्रम से जमा कर लिखना है। जैसे क नंबर में लिखा है शान है अहिल्याबाई मालवा की। इसको हम जमा कर लिखेंगे कि अहिल्याबाई मालवा की शान है। इस प्रकार से ये इसको सेट करके हम लिखेंगे जमा करके। अगला है भारत की हृदय स्थली है मध्य प्रदेश। तो इसमें हम लिखेंगे मध्य प्रदेश भारत की हृदय स्थली है। इसके बाद है पवित्र नदियों क्षिप्रा में मध्य प्रदेश की एक है। इस प्रकार से लिखा है तो इसमें लिखेंगे क्षिप्रा मध्य प्रदेश की पवित्र नदियों में से एक है। अगला है उदाहरण है खजुराहो के मंदिर स्थापत्य कला के। तो लिखेंगे खजुराहो के मंदिर स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ इसे प्रश्न नंबर 4 को ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों, और अपनी कॉपी में या फिर बुक में ही ऐसे खाली स्थान दिया है वहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए बातें दी गई है, ध्यान देना है आपको। स्तंभ क में लिखा है भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, है ना। और स्तंभ यहाँ है अनेक पर्यटक दर्शनीय स्थल को देखने आते हैं। फिर लिखा है भोपाल झीलों की नगरी है। फिर लिखा है भोपाल को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में अनेक खनिज हैं और मध्य प्रदेश में अनेक खनिज पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दिए। अब यहाँ जानना है कि जिस जिस शब्द में से किसी काम का करना या होना पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि स्तंभ क में है शब्द क्रिया है, जबकि ख में देखने आते हैं, पाए जाते हैं, ये संयुक्त क्रियाएं हैं, है ना। मतलब यहाँ आपको क्या बताया है, संयुक्त क्रिया और क्रिया इनको बताया गया है। स्तंभ ख में से ख में एक से अधिक क्रियाएं आई है। जब वाक्य में क्रियापद के भीतर एक से अधिक क्रियाएं आ जाए तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। स्तंभ क में मुख्य क्रिया है ना, स्तंभ मुख्य है, क्रिया है। स्तंभ क में मुख्य है, क्रिया है
है ना। तो यहाँ पर देखो मुख्य क्रिया क्या है, भारत में अनेक दर्शनीय स्थान है, तो यहाँ पर स्थान है ये क्रिया हो गया, है क्रिया हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, लास्ट में क्या लिखा है, आते हैं, जाता है, पाए जाते हैं, इस प्रकार से, है ना। तो ये क्या हो गई, ये संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पर ये आपके शिक्षक आपको क्रिया के बारे में जब पढ़ाएंगे तो इसे डिटेल से पढ़ाएंगे। यहाँ थोड़ा सा आपको समझने के लिए बोला गया है, इसको आपको समझना भी है। अब यहाँ 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त क्रिया छाँट कर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है, कवि बिहारी का संबंध भी ओरछा से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ क्या है, जुड़ा हुआ है, ये क्रिया हो गई, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। भोपाल झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ जाना जाता है ये क्रिया हो जाएगी, है ना। और भीम बेटका की गुफाएं मध्य पाषाणकालीन मानव इतिहास में का वैभव संजोए है, तो यहाँ संजोए है जो है वो संयुक्त क्रिया है। तो इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में इनके उत्तर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर बुक में ऐसे साइड में भी लिख सकते हैं, तो ये आपको जानना है। अब यहाँ घ नंबर में जैसे लिखा है, किले अपनी भव्यता की कथा कहते रहते हैं, तो यहाँ कहते रहते हैं ये क्रिया हो जाएगी। और मांडू के भग्नावशेष राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की कथा कहते प्रतीत होते हैं, तो यहाँ कहते प्रतीत होते हैं ये संयुक्त क्रिया होगी। तो इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद योग्यता विस्तार दिया है बच्चों, तो इसको आपको पढ़ना है, आपके शिक्षक इसको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, है ना। और नीचे अनमोल वचन आपके लिए दिया गया है, अच्छी बातें हैं, इसे अपने जीवन में उतारना है, आपको अपने जीवन में ढालना है कि जिनके पास विद्या रूपी नेत्र नहीं है वो अंधे के समान है। इसका मतलब है कि जिनके पास ज्ञान नहीं है, जो विद्या नहीं है, जिनके पास, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, वो एक अंधे व्यक्ति के समान होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ दिया गया है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई भी करनी है बच्चों, और सारी चीज़ों को जानना है। और आप चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना, आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें इस चैनल पर आएंगी। पेपर के समय, तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के पेपर के समय आपको चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस लेकर के आता हूं मैं, जिसमें परीक्षा में आने वाले आईएमपी प्रश्न पेपर के सारे वीडियोस इसमें भी आपको मिलेगी। तो उन सभी को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।